सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर आज हमारा नया टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो हमने सफ़र शुरू किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। उसके बाद हमने पार्टिकुलरली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसके सैलिएंट फीचर्स, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, 2 लेक्चर्स के अंदर वो हमने किया था। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद फिर हम सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्योंकि मैं इन टॉपिक्स को, देखो, यूजुअली तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, सीक्वेंस कुछ इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई जो आपका पार्ट वन है, आपका जो पार्ट वन है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट टू आएगा आपका सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11। फिर पार्ट थ्री में आपके आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35। और पार्ट फोर में आपके डीपीएसपीज आ जाएंगे, आर्टिकल 36 से लेकर 51। और फिर पार्ट पार्ट 4A आ जाएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं चाहता हूँ कि पहले जो छोटे छोटे हमारे टॉपिक्स हैं, जो एक ही लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएंगे, उनको करेंगे। जैसे कि आपका पार्ट 4A आज जो हम करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हो जाएगा। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं समझा तो ये समझ में नहीं आएगा। ओके, ऐसा जैसा कुछ नहीं है, ये समझ आ जाएगा डायरेक्टली। पार्ट 4A उठाओगे समझ आ जाएगा, इसीलिए मैंने उठाया है। ओके, इसी तरह से पार्ट 4 की अगर मैं बात करूँ, डीपीएसपीज, तो नेक्स्ट लेक्चर हम उनके ऊपर करेंगे, वो भी आराम से समझ आ जाएगा। ओके, पार्ट 1 भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, पार्ट 2 भी उतना बड़ा नहीं है, ऑल्दो है, लेकिन पार्ट 3 थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्या काफ़ी बड़ा है, इसको टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम बाद में करेंगे। आई बात समझ? तो आज हम क्या करेंगे, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं। ओके, जैसे कि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे आपके पास क्या है, इक्वेलिटी है, बराबरी है। ये कानून ने आपको अधिकार दिया। किस चीज़ का अधिकार है? आपके पास राइट है आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, आपके पास राइट है आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो। ओके, आपके पास राइट है कि आपके साथ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रिलीजन, रेस, इसके बेस के ऊपर नहीं की जाएगी। आपके पास राइट टू प्राइवेसी है। इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे राइट्स आपको मिले हुए हैं। ओके, अब ये कानून आपको दे रहा है, आप क्या दे रहे हो? ओके, तो आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं इस कंट्री को लेकर। हालांकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर ये चीज़ें नहीं डाली हुई थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिर ये डाल दिया गया था कि भाई हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है इस देश को लेकर। ओके, तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए जो हमें फुलफिल करनी, आल दो ये कंपलसरी नहीं है। ओके, ये मैं पहले ही बता दूँ, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारे आप पर ऊपर आप कह सकते हो कि हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि भाई हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ये सारी ड्यूटीज़ को फुलफिल करें, बीइंग अ सिटीजनशिप। ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन करें कि मुझे मिले। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी कुछ दे रहा हूँ, यानी मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं। इस सेंस से ये लाए गए थे। बात समझ आई? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर आते हैं, ये आपके पार्ट 4A में आते हैं। ओके, अभी मैंने बताया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या है और पार्ट 4 में क्या है। ये पार्ट 4A है। ए का मतलब यानी ये पहले नहीं था, इसको बाद में लाया गया। पहले डायरेक्टली पार्ट 4 था, फिर पार्ट 5 था। अब इसको बीच में एडजस्ट करना था तो 4A इसका नाम कर दिया। आई बात समझ? और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A। एक ही पार्ट है, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A, याद रख लेना। ओके, लाया कैसे गया था? मैंने कहा था ये ओरिजिनली नहीं था, अमेंडमेंट की गई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इमरजेंसी के टाइम पे लाया गया था। ओके, क्योंकि उस वक्त लोग जो है अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हमारा ये वायलेट हो रहा है, हमारा वो वायलेट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स की बहुत बात कर रहे हो, आप ड्यूटीज़ क्या दे रहे हो? आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, हम आपके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ थोप रहे हैं। तो उस वक्त इमरजेंसी के टाइम पे ये लाया गया था। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इस आर्टिकल के अंदर। ओके, तो बैकग्राउंड क्लियर हुआ इसका?
आई होप ये बैकग्राउंड क्लियर हुआ होगा, ये कैसे लाई गई थी, क्या था। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, ये बात याद रखना, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। जिस तरह हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ोगे, आप देखो कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी हैं। ओके, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। और ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब क्या है, देखो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, आप कोर्ट जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट हो रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई एक इंसान जो है ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, मैं इसके ऊपर केस कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, इसका ये मतलब है। ओके, तो कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं है अगर आप इनको वायलेट करते हो, लीगल सैंक्शन नहीं है। आल्दो कि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो अगर आप वायलेट करते हो तो वो अलग से, उनके लिए वो लॉज अलग से कोडिफिकेशन की गई है कि अगर आप नेशनल फ्लैग की डिसरेस्पेक्ट करते हो तो क्या एक्शंस लिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें अलग हैं। ओके, ओवरऑल मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, किसी भी किस्म का कोई लीगल सैंक्शन नहीं है इनके वायलेशन पे, नॉन जस्टिसेबल ही आप इनको लेकर चलना। ओके, और उस डिटेल में, उस निटिग्रिटी में आपको जाना भी नहीं है। ओके, आपको जेके एसएसबी का एग्जाम देना, आपको यूपीएससी का नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने याद रखना है कि भाई ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, नॉन जस्टिसेबल है और कोई लीगल सैंक्शन नहीं है इनके वायलेशन का। ओके, अब मोटा मोटा देखो यहाँ पर कैसे याद रखना है आपको। पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी है। फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, ओके, उस फ्रीडम स्ट्रगल, इसके अंदर बहुत सारी बातें आएंगी। उन फ्रीडम, जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले जो हमारे हीरोज थे, उनकी रेस्पेक्ट करना, उस आइडियालॉजी की रेस्पेक्ट करना, उस स्ट्रगल की रेस्पेक्ट करना, उस स्ट्रगल को एक्नॉलेज करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ओके, उसके बाद जो है कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल रखना, कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल रखना। इसका क्या मतलब है भाई, इसका ये मतलब है कि आप इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लोगे जो कंट्री की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाएगा। सेपरेटिस्ट जो हम कहते हैं, जो अलगावाद होते हैं, वो क्या काम करते हैं, कंट्री को अलग करने की कोशिश करते हैं, तो वो कंट्री की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट की बात करते हैं। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ नहीं करने हैं, कंट्री की सॉवरेनिटी का, इंटीग्रिटी का ख्याल रखना है। उसके बाद क्या काम करना है, डिफेंड करना है कंट्री को, और नेशनल सर्विस देनी है जब ज़रूरत होगी, जैसे कि आर्मी है, वो क्या काम करते हैं, कंट्री को डिफेंड करते हैं ना। ओके, और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जो हमने फ्रेटर्निटी की बात की थी किसके अंदर, प्रेम्बल के अंदर, कि भाई एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा आपस में होना चाहिए। ओके, इसके अलावा प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, जो कल्चर है हमारा, जितना भी कल्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, इंडिया का जो कल्चर है इतना डाइवर्स है, इतना डाइवर्स है कि इतनी डाइवर्सिफिकेशन दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलती है। ओके, तो जितना भी कल्चर हमारा, उस सारे कल्चर की रेस्पेक्ट करना। ओके, एक दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट करना, उसको मेंटेन करके रखना, उसको बरकरार करके रखना। ऐसा नहीं है कि मैं अपने कल्चर को डोमिनेट करने की कोशिश करूं और दूसरा किसी जो होगा उसका कल्चर, अगर वो वहाँ पे माइनॉरिटी में है मेरे उस एरिया के अंदर, तो मैं कोशिश करूं कि उसका वो कल्चर ख़त्म ही हो जाए और मेरा ही कल्चर वो दुनिया में चर्चा हो उसका। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबको एक साथ लेकर चलना है। आई बात समझ? तो जो हमारा कंपोजिट कल्चर है उसको प्रिजर्व करना है। ओके, जो हेरिटेज होगा, जो रिच हेरिटेज होगा हमारा, उसको बरकरार करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना। प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे फॉरेस्ट्स, हमारे रिवर्स, हमारे लेक्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, जो भी एरिया है जहाँ पर भी आप रहते हो, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना। ओके, ओवरऑल कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ इशारा है कि भाई अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, वो डेवलपमेंट इस तरह से नहीं करना है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जाओगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, चीज़ों को किस तरह से देखना, चीज़ों को सबसे पहले साइंटिफिकली देखो, साइंटिफिकली कोई चीज़ लॉजिकल है या नहीं है। ओके,
सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना। मान लो देखो हमने देखा प्रोटेस्ट वगैरह होते, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होता, तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी। एक्सीलेंस, कंट्री को बेहतर बनाने के लिए, खुद को इंडिविजुअल लेवल पे खुद को भी बेहतर बनाना, और ओवरऑल जहां पे आप रह रहे हो उस जगह को, उस एरिया को, ओवरऑल पूरी कंट्री को एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाना। ओके। ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स, या फिर ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी कि जो भी पेरेंट्स हैं या गार्डियंस होंगे वो उन बच्चों को जो 6 से 14 साल के होंगे उनको स्कूल पहुंचाना। ओके। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दी गई थी, जिसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको बेसिक एजुकेशन मिलेगी। ओके, आई थिंक इतना क्लियर है। उसके बाद ये बता रहा है कि देखो 1976 में क्या हुआ था, स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कमेटी बिठाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, जब कंट्री में क्या चल रही थी, इमरजेंसी चल रही थी। इमरजेंसी के ऊपर भी लेक्चर लिया जाएगा अच्छे से डिटेल में। तो फिर इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की। हालांकि इन्होंने कुछ और भी दी थी रिकमेंडेशंस, वो एक्सेप्ट नहीं की थी, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी इस अमेंडमेंट के जरिए, 42nd अमेंडमेंट 1976 के जरिए। उस वक्त 10 की गई थी, लेकिन टोटल कितनी है, टोटल 11 है ना। ये जो 11th थी इसको किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। इस अमेंडमेंट से 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, और वो कौन सी थी कि भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे, इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी उनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक जो था फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा आपका डीपीएसपीज के ऊपर। ओके, और इसी तरह से देखो मेन चीजें कम से कम पहले जो ये 5 पार्ट है ना 5A तक, ये हो जाए। ओके, उसके बाद फिर हम आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी उनको करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, इतना काफी आज के लिए, बाय बाय।